नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के लिए तैयारियां जोरों पर। सभी सांसदों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील। संसद कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी को किया गया बंद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की बड़े पैमाने पर युवाओं को खेती से जोड़ने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील। भारतीय कृषि 2030 पर आयोजित राष्ट्रीय वार्ता का किया उद्घाटन। जैविक खेती का दायरा बढ़ाने पर दिया जोर। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जारी करेंगे 2,691 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। 2022 तक सभी को घर के लक्ष्य पर लगातार काम कर रही है सरकार। देश भर में अब तक 6,31,000 से अधिक लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, प्रतिकूल प्रभाव और गंभीर समस्याओं के बारे में गलत साबित हुई चिंताएं। कल से सहयोगी देशों को वैक्सीन आपूर्ति की होगी शुरुआत। और ब्रिस्बेन में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत। लगातार तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर कब्जा। 4 मैचों की क्रिकेट टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को दी 2-1 से मात। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने टीम को दी बधाई। संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि संसद कैंटीन में फूड सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान संसद भवन और सांसद आवासों के आसपास RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था होगी। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया गया है कि वह कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत संपूर्ण RT-PCR टेस्ट भी कराने की हमने व्यवस्था की गई है। जहां पर माननीय संसद सदस्य रहते हैं उनके घर के नज़दीक भी RT-PCR अन्य टेस्ट की व्यवस्था की गई है, ताकि वह ठीक से सुरक्षित तरीके से अपने सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सके। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ होगी। वहीं केंद्रीय बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। पिछले मॉनसून सत्र की तरह इस बार भी संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पालियों में होगी। 29 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार शून्यकाल और प्रश्नकाल आयोजित किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि सदन सुचारू रूप से चले, सबके सहयोग से चले। हम जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं, उनकी बात को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमने एक व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मापदंड तय किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाओं के पलायन को रोकने पर जोर दिया है और शिक्षित युवकों को खेती को पेशे के रूप में अपनाने के लिए बढ़ावा देने की जरूरत बताई है। आज नीति आयोग और खाद्य और कृषि संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पैथवेज फॉर एनहांसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स को संबोधित करते हुए
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय कृषि का भविष्य प्रौद्योगिकी संचालित कृषि पद्धतियों, जागरूक और आधुनिक किसानों के हाथों में ही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षित युवाओं की खेती में घटती रुचि पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, कृषि लागत में इजाफा और कम रिटर्न ने इस क्षेत्र में युवाओं की दिलचस्पी को कम कर दिया है। उन्होंने मजबूत लैब फार्म लिंक और किसान उद्योग संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया, जिससे किसानों को कृषि उद्यमियों के रूप में तैयार किया जा सके। इसके लिए बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स का निर्माण इस दिशा में एक सही कदम होगा। कृषि सुधार कानूनों के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच कल 10वें दौर की वार्ता होगी। पहले ये बैठक के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन कृषि मंत्रालय ने बैठक की तारीख बदलने को लेकर कल देर रात वक्तव्य जारी किया था। साथ ही किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता उन्होंने दोहराई। इधर कृषि कानून की समीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त पैनल की आज पहली बैठक हुई। कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने बताया कि किसानों के साथ 21 जनवरी को बैठक होगी और आज की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधि कमेटी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, उनके साथ बैठक की जाएगी, जबकि उन लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित होगी जो समिति के पास नहीं आ सकते। अनिल घनवट ने यह भी कहा कि विभिन्न हितधारकों से कृषि कानून पर बातचीत के दौरान समिति के सदस्य अपनी निजी राय को हावी नहीं होने देंगे। इससे पहले कोर्ट ने 11 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। इन कानूनों के खिलाफ किसान संघ राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2,691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इस सहायता में 5,30,000 ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिलेगी, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी। प्रधानमंत्री ने 2022 तक देश में सभी को घर दिए जाने का आह्वान किया था और इसके लिए 20 नवंबर 2016 को PMAYG योजना का शुभारंभ किया गया था। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ हुआ था और इसके लिए योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 26 लाख घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। मैदानी इलाकों में हर लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तरह भी मदद दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाती है। महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर 23 जनवरी को कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता जाएंगे। कोलकाता के साथ कटक और हरिपुरा में भी कार्यक्रम होंगे। नेताजी की जयंती के मौके पर IN के जीवित सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा और नेताजी के पत्रों को संपादित करके पुस्तक के तौर पर प्रकाशित भी किया जाएगा। देश के भीतर और देश के बाहर भारत सरकार के कैलेंडर में अब 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दृष्टि से 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री कलकत्ता में इस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के आयोजन में शामिल होंगे। 23 तारीख को जो कार्यक्रमों की गतिविधियां हैं जो वर्ष भर चलने वाली हैं, उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महान योगदान के लिए इस वर्ष को श्रद्धांजलि वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिल्ली पुलिस के कामकाज की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना काल में चुनौतियों का सफलता से सामना किया। इसमें दिल्ली पुलिस सर्वोत्तम अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई है। चाहे लॉकडाउन हो या किसान आंदोलन में किसानों के साथ चर्चा करके समन्वय स्थापित करना हो, दिल्ली पुलिस ने हर चुनौती का बखूबी सामना किया है। 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया। भारत के लिए भी लाया और दिल्ली के क्षेत्र के लिए भी लाया। मगर मुझे कहते हुए बहुत संतोष और गर्व दोनों हो रहा है कि चुनौतीपूर्ण वर्ष में दिल्ली पुलिस अपनी सभी परीक्षाएं जितनी भी ईश्वर ने भेजी, इसमें सर्वोत्तम गुण के साथ उत्तीर्ण होकर जनता के साथ खड़ी है। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस में फॉरेंसिक साइंटिस्ट की भर्ती पर खुशी जताते हुए कहा कि अब इसके बूते केस का जल्द निपटारा होगा। वहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आने वाले सभी थानों को 5 लक्ष्य दिए। ये लक्ष्य क्राइम कंट्रोल से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हो सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस का हर जवान एक संकल्प ले और इस पर काम करे। और दिल्ली पुलिस के हर थाने ने अपने लक्ष्य तय करने चाहिए कि 2022 में हमारे थाने के अंदर कितने कितने बिंदुओं में क्या क्या सुधार करेंगे। इसी तरह से हर डीवाईएसपी ने भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लक्ष्य सिद्ध करने चाहिए। डीवाईएसपी से मेरा मतलब व्यक्ति से नहीं है, ये तो बदलते रहते हैं, मगर इंस्टीट्यूशन से, ऑफिस से है। एसपी भी करे, डीआईजी आईजी भी करे और दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट भी करे। हर इंस्टीट्यूशन ने अपना लक्ष्य तय करना है कि हम किन किन क्षेत्रों के अंदर क्या क्या लक्ष्य सिद्ध करेंगे 2022 के पहले। देश में अब तक 6,31,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 2 लाख के आसपास कोरोना के एक्टिव केस हैं और केस लगातार घट रहे हैं। 8 महीने बाद हर दिन मौतों की संख्या 140 से कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर साफ किया है कि देश में इस्तेमाल होने वाले कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि दोनों कोरोना वैक्सीन का डेटा बता रहा है कि दोनों सुरक्षित हैं। ऐसे में लोगों को वैक्सीन को लेकर हिचक खत्म करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव और गंभीर मामलों को लेकर चिंताएं जायज नहीं हैं। वहाँ सीरियस एडवर्स इवेंट टिपिकली 0.6% रिपोर्ट किए हैं, 0.6%। और अगर आपने अभी देखा तो 0.18 तो सारा AFI है और उसमें सीरियस वाला तो ना के ही बराबर है। ये भी आपने देखा, वो 0.002 जिसके लिए अस्पताल जाना पड़ता है। तो कोई डाउट नहीं है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये 2 वैक्सीन बने हैं, आई थिंक दैट हैज बिकम वेरी क्लियर टू मी as well, in particular when you look back now, that these 2 platforms produce vaccines that are highly immunogenic, both for antibodies and T-cell, but also very safe. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दुनिया के कई देशों से ज्यादा लोगों को पहले दिन वैक्सीनेट किया गया। देश में करीब 3500 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण के बाद दुष्प्रभाव से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के कई राज्यों में टीकाकरण अभियान को तेज करने की तैयारी है। अब तक 580 एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट हुई हैं और इनमें से 7 लोग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भर्ती हुए। दिल्ली had 3, out of those 2 have been discharged and 1 with fainting is under observation at Max Hospital, and in Uttarakhand 1 is stable and under observation at AIIMS Rishikesh. भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच फैक्ट शीट जारी की है, जिसमें
वैक्सीन के संभावित दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई है। भारत बायोटेक ने एलर्जी, बुखार और ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले वो लोग जो खून पतला करने की दवाई लेते हैं और वो लोग जो इम्यूनिटी को लेकर दवाई लेते हैं, उन्हें कोवैक्सीन ना लगाने की सलाह दी है। इसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन ना लगवाने की सलाह दी गई है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि कोवैक्सीन गंभीर एलर्जिक रिएक्शन की वजह बन सकती है। इससे सांस लेने में दिक्कत, चेहरे या गर्दन पर सूजन, तेज धड़कन, शरीर पर रैश, चक्कर और कमजोरी जैसी समस्या हो सकती है। भारत सरकार कल से अपने पड़ोसी और प्रमुख भागीदार देशों को भारत में निर्मित कोविड के टीकों की आपूर्ति करेगा। केंद्र सरकार ने पड़ोसी और प्रमुख भागीदार देशों के अनुरोध के बाद टीकों की आपूर्ति का फैसला लिया है। मानवता की मदद के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आपूर्ति करने का फैसला लिया है। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को अनुदान सहायता के तहत आपूर्ति शुरू होगी। वहीं श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को कोविड टीकों की आपूर्ति के लिए आवश्यक मंजूरी की पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। टीकों की डिलीवरी से पहले टीका प्रबंधकों, कोल्ड चेन अधिकारियों, संचार अधिकारियों और प्राप्तकर्ता देशों के डेटा प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को टीके की आपूर्ति की जाएगी और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भारत को एक लंबे समय तक भरोसेमंद साझेदार के रूप में जाना जाता है। खबर गुजरात से है, जहां सूरत में सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे। हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सूरत सड़क हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों का शीघ्र इलाज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। विश्व प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का चेन्नई में निधन हो गया। वो 94 वर्ष की थी और कुछ समय से बीमार थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर वी शांता के निधन पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश में कहा कि डॉक्टर शांता प्रतिष्ठित कैंसर रोग विशेषज्ञ थी। उन्होंने वंचितों को कैंसर का इलाज सुलभ कराकर कई लोगों की जान बचाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी डॉक्टर वी शांता को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में कैंसर रिसर्च और इलाज के क्षेत्र में डॉक्टर शांता के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर वी शांता के निधन पर शोक व्यक्त किया। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर शांता को कैंसर के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चेन्नई के अद्यार में स्थित कैंसर संस्थान गरीबों और वंचितों की सेवा करने में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री ने 2018 में संस्थान की अपनी यात्रा को भी याद किया। डॉक्टर वी शांता अद्यार कैंसर संस्थान की वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट और निदेशक थी। वो देश में उन डॉक्टरों में शामिल थीं जिन्होंने कैंसर के इलाज को आम आदमी के लिए सुलभ कराया। उन्होंने कैंसर के क्षेत्र में गहन रिसर्च की। डॉक्टर शांता ने अपना सारा जीवन कैंसर रोगियों की देखभाल के मिशन के लिए समर्पित किया। उनके जन कल्याणकारी कामों के लिए उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बल के सभी सदस्यों और उनके परिजनों का हार्दिक अभिनंदन किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि आपदा से ग्रस्त नागरिक राहत के लिए अपनी सहायता पर ही विश्वास करते हैं। आपकी निस्वार्थ सेवा और निष्ठा के लिए राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा।
बात क्रिकेट की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट 3 विकेट से जीत लिया। 32 साल में यह ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार है। इसके साथ ही भारत ने 4 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारत ने लगातार तीसरे साल बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऋषभ पंत को उनके शानदार 89 रन की नाबाद पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के शीर्ष पर पहुंच गया है। मैच के 5वें और आखिरी दिन ऋषभ पंत ने जोश हेजलवुड की गेंद पर चौका जड़कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। ऋषभ पंत ने 138 गेंदों में धुआंधार 89 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। दूसरी पारी में जीत के लिए 328 रनों के लक्ष्य के साथ उतरी टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल ने भारत को मजबूत शुरुआत दी। शुभमन गिल भले ही अपने पहले टेस्ट शतक से चूक गए हों, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 146 गेंदों में 91 रन बनाए। साथ ही उन्होंने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 114 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी निभाई। दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ऑस्ट्रेलिया के सामने दीवार बनकर खड़े रहे। उन्होंने 211 बॉल में 56 रनों की ठोस पारी खेली। वॉशिंगटन सुंदर ने 22 रन और अजिंक्य रहाणे ने 24 रनों की पारी खेली। इस जीत में भारतीय गेंदबाजों और ऑलराउंडर खिलाड़ियों की भी अहम भूमिका रही। मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 5 विकेट और शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लेकर मेजबान टीम को 300 के भीतर समेट दिया। इससे पहले पहली पारी में टॉप ऑर्डर के बिखरने पर 7वें विकेट के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 62 रन और शार्दुल ठाकुर ने 67 रन की पारी खेलकर भारत की मैच में वापसी कराई थी। साथ ही पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट भी लिए थे। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 5 करोड़ रुपए के बोनस का ऐलान किया है। वहीं आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। उसने 117.65 की रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा है। भारतीय टीम की शानदार जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्दिक बधाई दी है और कई जानी मानी हस्तियों ने भी टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि भारत की प्रतिभाशाली युवा क्रिकेट टीम को टेस्ट सीरीज जीतने के लिए बधाई। टीम ने असाधारण कौशल दिखाया, राष्ट्र को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया में खेली गई टेस्ट श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम की विजय पर टीम के सभी सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। आपकी विजय प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। भावी सफलताओं के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता का हम सभी ने उल्लास मनाया है। उनकी असाधारण ऊर्जा और जुनून पूरी श्रृंखला के दौरान परिलक्षित हुआ है। साथ ही उनकी जीत की उत्कृष्ट अभिलाषा, उल्लेखनीय साहस और दृढ़ता भी सबने देखी है। पूरी टीम को मेरी ओर से बधाई। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।